मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी के 1 महीना मुकम्मल हो जाने के बाद मुस्लिम दुनिया को, इस्लामी ताउन तंजीम को ख्याल आया फ़लस्तीन का, गजा पट्टी का, मस्जिद अक्सा का और इसराइल की जुल्म बर्बरियत उनको नज़र आई और OIC का सरबराही इजलास बुलाया गया सऊदी अरब में 11 नवंबर को। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के जो सरबराह है उन्होंने शिरकत की और एक साथ मुस्लिम दुनिया के 2 फोरम का इजलास हुआ, यानी अरब लीग का और OIC का। अरब लीग में ज़्यादातर जो अरब ममालिक हैं वो इसके मेंबर हैं और OIC का असल नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम ममालिक की शमूलियत है। सभी मुस्लिम ममालिक मेंबर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आलमी फोरम है। इन दोनों का मुश्तरका इजलास हुआ सऊदी अरब में और रजब तय्यब एर्दोगान ने इसमें शिरकत की, जो तुर्किया के सदर हैं। इसके अलावा मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने बराह रास्त शिरकत की। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत रही। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की शिरकत रही। कतर के अमीम तमीम बिन हमद असानी की शिरकत रही। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इसमें शिरकत की। पाकिस्तान के उबूरी वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की इसमें शिरकत रही। इसी तरह शाम के सदर बशारुल असद ने शिरकत की और जितने मुस्लिम दुनिया के सरबराहान ममलकत है पिछले कई बरसों में पहली मरतबा ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने गजा के हालात पर, फ़लस्तीन पर बहस की, बातचीत की और किसी नतीजा तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन किसी भी ऐसे नतीजा तक ये नहीं पहुँच सके हैं। इनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा एलामिया जारी नहीं हुआ है जो गजा पट्टी के लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, जो फ़लस्तीनियों के हक़ में बेहतर साबित हो सके और जिसके ज़रिए मस्जिद अक्सा की आज़ादी करा हमवार हो। बल्कि पिछले दिनों की तरह ये इजलास भी साबित हुआ। इन्हें सब इकट्ठे हुए, इन्होंने मज़म्मत की, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कोई मुश्तरका फ़ैसला नहीं हो सका है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में, इफ्तिताही ख़िताब में ये कहा कि हमास अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रही है। फ़लस्तीन के गजा पट्टी पर जो इसराइल का हमला हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल जिस तरह अपने कब्ज़ा को बढ़ाता जा रहा है उसकी वजह से इलाक़े के मसाइल बिगड़ गए हैं, इलाक़े में अमन व सलामती नहीं है। पूरे मसाइल का हल यही है, पूरे मसले का जो सोलूशन है वो सिर्फ इतना है कि इसराइल कब्ज़ा की जो रिवायत है उसको बंद करे, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, 1967 के फ़ैसले के मुताबिक सरहदों की तक़सीम हो, तभी मामले सही हो सकते हैं। उसके अलावा किसी और चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने गजा पट्टी पर इजरायली बमबारी की शदीद मज़म्मत की, तनक़ीद की और कहा कि इसका रुकना ज़रूरी है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सख्त तनक़ीद की, आलमी इदारों की तनक़ीद की और कहा यह आलमी इदारे जंगबंदी कराने में नाकाम रहे हैं, इनको अपने किरदार पर, अपने रवैये पर अफसोस का इजहार करना चाहिए। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल आलमी जंगी जराइम का मुजरिम है, उसका हिसाब और किताब ज़रूरी है। गजा पट्टी को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया है उसकी असर नो तामीर करने के लिए, उसको असर नो बसाने के लिए आलमी ताकतों को मदद देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसराइल लगातार अपने कब्ज़ा को बढ़ा रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि आइंदा इस तरह का कोई मामला न हो। उन्होंने हमास की तारीफ़ की और कहा कि हमास जो कुछ कर रही है वो मज़ाहमत है, वो गजा पट्टी को और फ़लस्तीन के दूसरे इलाक़ों को आज़ाद कराने की लड़ाई है। हमास को कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं मान सकते हैं बल्कि वो एक हुर्रियत पसंद ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी इसमें शिरकत की, सऊदी अरब हो गए और सऊदी अरब पहुंचकर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कई अहम तजवीज़ पेश की। सबसे अहम तजवीज़ उन्होंने ये पेश की कि इसराइल का मुस्लिम दुनिया को बायकॉट करना चाहिए और उसका किसी भी तरह से मुस्लिम दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। दूसरी तजवीज़ उन्होंने ये पेश की कि इसराइल को मुस्लिम दुनिया की जानिब से तेल की फराहमी नहीं होनी चाहिए, इसराइल का माशी बायकॉट होना चाहिए, किसी तरह का इक़्तिसादी रिश्ता या इकोनॉमिक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। तीसरी तजवीज़ उनकी तरफ से ये थी कि अरब ममालिक को अपना एयर स्पेस बंद कर देना चाहिए और इसराइल को मुस्लिम ममालिक के एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चौथी तजवीज़ ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने यह पेश की कि जिन जिन अरब ममालिक में अमरीका की फ़ौज है, अमरीका का एयर बेस है, उन तमाम ममालिक को अमरीकी फ़ौज को अपने यहाँ से निकाल देना चाहिए, अमरीकी एयरबेस को नहीं रहने देना चाहिए और न ही अपनी ज़मीनों का इस्तेमाल अमरीका को करने देना चाहिए। ईरान के सदर ने हमास की जमकर तारीफ़ की और कहा हमास जो कुछ कर रही है बिल्कुल सही है। हमास की जो मज़ाहमत का तरीक़ा है, उनका जो इसराइल पर हमला करने का, इसराइल के हमलों के दिफा का अंदाज़ है, वही उनको आज़ादी दिला सकता है और उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है और पूरी मुस्लिम दुनिया को
حماس کا کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب تک حماس کو کھل کر سپورٹ نہیں کیا جائے گا مسئلے کا حل نہیں ہونے والا ہے۔ قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی نے بھی کہا کہ حماس کی جدوجہد فلسطین کی آزادی کے لیے ہے، لیکن جس طرح دنیا غزہ پٹی پر اسرائیل کی طرف سے ہونے والی بمباری پر چپ ہے، خاموش ہے اور صرف حماس کے حملے کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن غزہ پٹی پر جو بمباری ہو رہی ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے، وہ بے حد شرمناک ہے اور ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ یونائٹڈ نیشن اور دنیا بھر کے ادارے جنگ بندی کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ ان اداروں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم اور دوسرے رہنماؤں نے بھی سخت بیان دیا، سبھی نے کھل کر اسرائیل کے حملہ کی تنقید کی، غزہ پٹی کا ساتھ دیا۔ ایران کے صدر نے سب سے اہم بات کی، لیکن ان کی تجویز پر عمل نہیں ہو سکا، وہ ایک تجویز کے طور پر سامنے آئی۔ اعلامیہ بھی مشترکہ طور پر جاری ہو جائے گا جس میں اسی طرح کا مطالبہ شامل ہوگا، لیکن کوئی ایسا فیصلہ مشترکہ طور پر نہیں صادر ہونے والا ہے یا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے جس سے اسرائیل کو نقصان پہنچے اور اسرائیل اس کے دباؤ میں آئے اور غزہ پٹی پر بمباری کو بند کرے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دے، فلسطین پر اپنے قبضہ کو ختم کرے، فلسطین کے ویسٹ بینک، رام اللہ اور القدس کے علاقے میں جو اپنی فوج لگا رکھی اسرائیل نے اس کو واپس لے۔ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ شرمناک ہے، عالمی طاقتیں ذمہ دار ہے، ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ سعودی عرب کے ولی عہد لگاتار یہ بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے، لیکن وہ جب تک عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، ٹھوس قدم نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک کیسے OIC کی بات مانی جائے گی یا کیسے فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا؟ کہنے کو یہ بات بہت اچھی ہے کہ OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن دنیا کا دوسرا سب سے بڑا عالمی فورم ہے۔ یونائٹڈ نیشن دنیا کا سب سے بڑا عالمی فورم ہے جس کے ممبران کی تعداد 193 ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فورم ہے وہ یہی آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن یعنی OIC، جس کے ممبران کی تعداد 57 سے زیادہ ہے۔ کئی ممالک کو اس میں آبزرور کنٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کسی ملک کا کسی آرگنائزیشن کا نمبر آتا ہے جس میں آپ یورپین یونین کو لے سکتے ہیں یا G20 کو لے سکتے ہیں، دوسرے خطے کی آرگنائزیشن ہے، لیکن OIC اقوام متحدہ کے بعد دوسری سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے۔ لیکن اس آرگنائزیشن کی کمزوری یہ ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو انصاف دلانے میں، ان کے حق میں کوئی مضبوط فیصلہ لینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکی ہے اور جس کا نتیجہ دکھ رہا ہے۔ یورپین یونین اس سے زیادہ مضبوط مانی جاتی ہے، لیکن آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن کی طرف سے ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے OIC کو کس طرح کا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کس کی تقریر اچھی ہے، کس کی تجویز اچھی ہے اور کس تجویز پر عمل ہونا چاہیے تاکہ اسرائیل کو اندازہ لگے، وہ مجبور ہو اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملے، غزہ پٹی پر بمباری بند ہو؟ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔